अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा 8th लेक्चर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, जिसमें हम इन्फेंसी और टॉडलरहुड जो सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जो है वो बताया था, जिसमें मैंने आपको स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ के बारे में बताया था। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को डिस्कस किया था, जिसमें 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ थी, सेकंड स्टेज थी, थर्ड थी और फोर्थ जिसका नाम था पोस्टपार्टम स्टेज। जिसके बाद हमने एबॉर्शन को डिस्कस किया था, जिसमें एबॉर्शन की डेफिनेशन थी और उसमें 2 टाइप्स ऑफ एबॉर्शन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें स्पॉन्टेनियस था और इंड्यूस्ड एबॉर्शन था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो सेकंड स्टेज है डेवलपमेंट की, सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी प्रीनेटल स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम है इन्फेंसी या जिसको टॉडलरहुड भी कहा जाता है। तो आज हम इस स्टेज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फेंसी या टॉडलरहुड जो स्टेज है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता हो कि जो इन्फेंसी या जो टॉडलरहुड स्टेज है उसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है एक चाइल्ड का, वो कहलाता है इन्फेंसी और टॉडलरहुड स्टेज। कहीं 2 इयर्स होता है, कहीं 2.5 होता है और कहीं 3 इयर्स भी आपको नेट पे मिल सकता है। कि जो फर्स्ट स्टेज है या जो सेकंड स्टेज है सॉरी, जिसमें आती है इन्फेंसी और टॉडलरहुड, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है बर्थ टू 2 इयर्स टू या फिर 2.5 और 3 इयर्स भी आपको कहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे डेवलपमेंट के, उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, सोशल होती है, इमोशनल होती है, पर्सनैलिटी होती है और मॉरल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उन्हीं में से एक एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। वो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो इन्फेंट है या जो टॉडलर है उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी जो फिजिकल और ब्रेन में जो है वो चेंजेस आ रहे होंगे, यानी कि उसकी जो फिजिक है इन्फेंट की उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं और उसका जो ब्रेन है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और मोटर स्किल्स और जो सेंसेशंस हैं वो टाइम के साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं। जो स्टार्टिंग के 4 वीक्स होते हैं, मींस जब चाइल्ड की बर्थ हुई है या फीटस की जब बर्थ होती है उस वक्त से लेकर जो 4 वीक्स का जो पीरियड है उसको कहा जाता है न्यूनेटल पीरियड। और उस पीरियड में हम उस फीटस को जो है वो कॉल करते हैं न्यूनेट, उसको न्यूनेट कहा जाता है। अच्छा, अब इस 4 वीक्स का जो पीरियड है इसमें जो न्यूनेट है उसका वेट कितना होता है, 5.5 पाउंड उसका वेट होता है और 10 पाउंड भी हो सकता है। ठीक है, 5.5 पाउंड और 10 पाउंड के बीच में जो है बेबी का जो वेट है वो लाई कर रहा होता है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो 18 टू 22 इंच होती है। इसके बाद अगर न्यू नेट जो है उसका वेट अगर 5.5 पाउंड से कम है, ठीक है, जो नॉर्मल वेट होता है जब एक फीटस की बर्थ होती है उस टाइम जो नॉर्मल या जो एवरेज वेट होता है वो होता है 6 पाउंड या 5.5 पाउंड भी कहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो 5.5 पाउंड से अगर वेट जो है और कहीं कहीं जो है आपको 7 पाउंड भी मिलेगा। ठीक है, तो एवरेज वेट 7, 5.5 या 6 इसके बीच में ही होता है। अच्छा, अब अगर जो वेट है न्यू नेट का वो अगर 5.5 पाउंड से कम है, उससे लेस है और उस वक्त उसकी जो है वो बर्थ हो गई है, तो वो जो बेबी है वो प्री टर्म और प्री मेच्योर बेबी जो है वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वेट था वो तो होता है 5.5 पाउंड और उसका जो वेट है और वो क्या है अपनी टाइम ड्यूरेशन से पहले ही जो है वो
अराइव हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5.5 पाउंड से कम वेट कब होगा कि जब उसने जो अपनी प्री नेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड है पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया होता और वो अपने टाइम से पहले ही जो है वो उसकी बर्थ हो जाती है, तो उस टाइम पर उसका जो वेट है वो 5.5 पाउंड से कम हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म और प्री मेच्योर बेबी उसको कहा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्यू डेट के बाद जो है वो अराइव होते हैं, या वो बेबीज जो ड्यू डेट पर जो है वो अराइव होते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जब वो जो मदर है उसको एक डेट दे देते हैं कि इस टाइम जो है आपका जो डिलीवरी है वो होगी, ठीक है, या इस डेट को होगी, तो उस टाइम अगर उसी डेट को है तो फिर उसको हम फुल टर्म जो है वो बेबी कॉल करते हैं, ठीक है। उस टाइम जो बेबी होगा वो फुल टर्म होगा, यानी कि उसका जो वेट है वो भी नॉर्मल होगा, उसमें जितने भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होगी। और पोस्ट मैच्योर किसको कहा जाता है, वो बेबीज जो ड्यू डेट के बाद जो है वो अराइव होते हैं। मींस ड्यू डेट दी हुई है, ठीक है, एक डेट दी हुई है, तो अगर उसके 2 और मोर वीक्स गुजर जाते हैं और ठीक है और डिलीवरी नहीं होती, तो उसके बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको पोस्ट मैच्योर बेबीज हम कहते हैं। तो अब जो दोनों जो प्री मैच्योर है और पोस्ट मैच्योर बेबीज जो है, ठीक है, अब उनको वो रिस्क पे होते हैं। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं कि वो बीमार रह सकते हैं, वो जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो प्री टर्म है या जो पोस्ट टर्म बेबीज होते हैं, या जो पोस्ट मेच्योर या प्री मेच्योर जो बेबीज होंगे, वो हो सकता है वो ज्यादातर बीमार रहें। इसके अलावा उनके जो है वो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। जो फुल टर्म बेबीज होते हैं उनके जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी होती है, लेकिन क्योंकि प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, पोस्ट में मतलब क्या हुआ है कि उसका जो वेट है या जो उसकी हाइट है वो ज्यादा इंक्रीज होती है, उसके अलावा जो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर पोस्ट मेच्योर है या प्री मेच्योर है, अगर वो अराइव हो जाता है वर्ल्ड में, तो उसको जो है ये कुछ कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेंसी या जो टॉडलरहुड का जो पीरियड है, इसमें जो बेबी की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं, 2 इयर्स होते हैं, उसमें जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। अच्छा, एक तो मैंने बताया था कि जो प्री नेटल स्टेज है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि जितनी भी स्टेजेस हैं, ठीक है, टोटल जो है वो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड होती है ना, वो होती है प्री नेटल स्टेज में। अब जो फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग 2 इयर्स भी रैपिड होती है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी 7 स्टेजेस हैं, ठीक है, मीन्स जो इसके आगे वाली अर्ली चाइल्डहुड होगी, मिडिल चाइल्डहुड होगी, फिर एडोलेसेंट, फिर एडल्टहुड, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो अर्ली 2 इयर्स होते हैं, जो इन्फेंसी के 2 इयर्स होते हैं, उसमें फिजिकल ग्रोथ जो है वो रैपिड होगी। और जो इन्फेंट का वेट होता है वो 6 मंथ तक, मीन जो इन्फेंट है जब वो 6 मंथ में रीच करता है तो उस वक्त उसका जो वेट है वो डबल हो जाता है, और उसकी फर्स्ट बर्थडे तक, मीन जब वो 12 मंथ्स का होता है तो उस वक्त उसका जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है। मीन एक तरह से इसमें फिजिकल ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा जो बेबी है उसकी हाइट में भी जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ रहा है तो साथ साथ उसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो रही होती है, और जो बेबी का प्रोपोर्शन है वो भी चेंज हो रहा होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 इयर्स। प्रोपोर्शन हम जो है वो कहते हैं, जैसे वॉल्यूम होता है ना, जब हम नॉन लिविंग मैटर के साथ डील करते हैं तो वहां हम टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ पे जो है उसी चीज को कहा गया है प्रोपोर्शन, के जो बेबी का जो प्रोपोर्शन है वो भी चेंज हो रहा होता है। कि अब वो जैसे अगर बेड पे कहीं सो रहा है, ठीक है, तो अब क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसकी विड्थ जो है, ब्रेथ जो है उसकी थोड़ी इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से वो जो जगह भी ज्यादा लेता है, ठीक है, तो यानी कि उसका जो प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ रहा है। और जो अब जो साइज है, ठीक है, बेबी का जो हेड होता है, अब उसका जो साइज है ना अब वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जब बेबी की बर्थ होती है उस वक्त उसका जो हेड साइज होता है वो
लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है जो हेड का साइज होता है जब प्रीनेटल स्टेज में। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के कंपैरिजन में अगर हम उसके हेड के साइज को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो उस वक्त उसका जो हेड साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। बाकी जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं उसका साइज जो है वो कम होता है। अब जैसे जैसे अब जब बेबी जो है वर्ल्ड में आता है, इन्फेंट है, तो अब जैसे जैसे वो ग्रो करता है ना तो उसका जो हेड का साइज है वो भी डिक्रीज होता जाता है। एडल्टहुड तक उसके अगर हम हेड की साइज की बात करें तो वो जो है उसका 1/8 पार्ट तक जो है वो कम हो जाता है। यानी कि जो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पीरियड है मीन जब उसकी बर्थ हुई है उस वक्त का जो हेड साइज होगा उसका अगर हम 8 उसके 8 पार्ट्स बना लें, ठीक है, उसके हेड साइज के हम 8 पार्ट्स बना लें और उसका जो 8 पार्ट है उसका जितना साइज हो जाता है जब वही इन्फेंट जब है वो एडल्ट बनता है। तो इस तरह जो हेड का साइज है वो डिक्रीज हो रहा होता है विद द टाइम। और उस वक्त उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ 25% होता है। ठीक है, उसके अगर हम ब्रेन के वेट की बात करें तो अगर एडल्ट के ब्रेन को हम न्यूनेट के ब्रेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो उस वक्त उसका जो वेट होगा ब्रेन का वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एक न्यूनेट जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसके ब्रेन का वेट जो है वो बढ़ता जाता है और जो उसका हेड का साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद इसमें ये वाला पॉइंट भी वही है कि जो ब्रेन का वेट है ये किस तरह प्यूबर्टी तक जो है वो कितना हो जाता है। और उसके बाद जब एक एडल्ट ब्रेन होता है उसका जो वेट है जो होना होता है, ठीक है, जो नॉर्मल वेट होता है या जो एवरेज वेट होता है हमारे ब्रेन का वो होता है 1200 ग्राम। तो जो एडल्ट ब्रेन होता है उसका वेट जो है वो 1200 ग्राम को जो है वो रीच कर लेता है। इसके बाद इसमें आता है रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस हम कहते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक और जो अनलर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं या जो इननेट रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज या ऐसे बिहेवियर जिनको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती, जो इनवॉलंटरीली हो रहे होते हैं, जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सेस। जैसे जो बेबीज होते हैं वो जब उनके माउथ में निपल आता है तो वो क्या है ऑटोमेटिकली जो है वो सकिंग का प्रोसेस उनमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो है खुद से ही उसको सक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेरेंट जो है वो किसी रूम में बेबी बैठा हुआ है, ठीक है, या न्यूनेट है किसी बेड पे लेटा हुआ है और उसके अराउंड जो है उसके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो अगर कोई बात करता है या कोई भी बंदा वहां पे बात करेगा तो वो अपना हेड जो है वो टर्न कर लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या है इनवॉलंटरीली हो रहा होता है, ये भी एक रिफ्लेक्स है। इसके अलावा जो है जैसे छोटा न्यूनेट होता है, अगर आप उसके हैंड में अपनी फिंगर रखते हो तो वो फौरन क्या करता है उसको ग्रैस्प कर लेता है। उसके लिए उसको जो है कॉन्शियसली अवेयर नहीं होना या वॉलंटरी नहीं हो रहा होता, ये भी जो है वो इनवॉलंटरी एक्ट जो है वो हो रहा होता है जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा जब कोई बच्चा जो है वो कोई लाउड नॉइज सुनता है तो जो है वो रोना शुरू कर देता है, डरना शुरू कर देता है। तो ये सारे क्या है, ये रिफ्लेक्सेस हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके परमानेंट होते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। जैसे अभी हमने ये सारे डिस्कस किए कि जब निपल जो है वो माउथ में आता है तो वो जल्दी से उस सक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिंगर को ग्रैस्प कर लेता है जैसी हैंड में फिंगर आएगी, या लाउड नॉइज को सुन के जो है वो एकदम डरना शुरू कर देगा। तो ये सारे क्या हैं, ये टेम्पररी रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये आपके कुछ टाइम तक होंगे, फिर जैसे जैसे वो इन्फेंट अपनी उस स्टेज से बाहर निकलता है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है तो उसमें से ये रिफ्लेक्सेस जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस जो परमानेंट होते हैं जिसमें एक होता है ब्लिंकिंग। ठीक है, जो हमारी आई ब्लिंकिंग है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ ही कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये एक परमानेंट रिफ्लेक्स है। अब इसके बाद आती है मोटर स्किल्स। जो मोटर डेवलपमेंट का जो रेट होता है, ठीक है, वो वेरी करता है। जो हमने जब हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको सबसे पहला प्रिंसिपल बताया था कि जो पैटर्न है डेवलपमेंट का या जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है। तो
जो सीक्वेंस है वो तो सेम होगा, ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन जो उसमें जो उसका रेट है, ठीक है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी कर सकता है। एक बच्चा जो है वो चलना कुछ टाइम जल्दी सीख लेता है, एक बच्चा जो है वो चलना देर से सीखेगा, तो ये वेरी करता है। अब अगर हम एवरेज देखें तो जो इन्फेंट है वो रोल होना कब सीखता है, अबाउट 2.5 मंथ में जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो ट्विस्ट करना या रोल करना जो है वो सीखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो बैठना कब से स्टार्ट करता है, तो अराउंड 6 मंथ तक बच्चा जो है वो विदाउट एनी सपोर्ट वो बैठना शुरू कर देता है, और 12 मंथ तक वो जो है वो वॉक भी करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारे क्या है, ये उसकी मोटर डेवलपमेंट है या उसकी मोटर स्किल्स हैं। अब जो मोटर डेवलपमेंट है वो सिफेलोकाउडल ऑर्डर में भी हो रही होती है और इसके साथ साथ प्रॉक्सिमो डिस्टल ऑर्डर में भी हो रही होती है। ये थे प्रिंसिपल से सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। जब हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे उसमें बताया था कि सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टेल हो रही होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है उसमें जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल एक्सिस से एक्सट्रीमिटीज की तरफ हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो है वो दो प्रिंसिपल से जो कि बताते हैं कि जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरह हो रही होती है। तो जब प्रीनेटल जो स्टेज होती है उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सेपेलोकाउडल ऑर्डर में होती है, ठीक है, हेड टू टेल होती है। लेकिन इन्फेंसी में या टॉडलरहुड में जो डेवलपमेंट है वो सेपेलोकाउडल ऑर्डर में भी हो रही होती है, और साथ ही साथ प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न को भी वो फॉलो कर रही होती है। मीन्स क्या होगा कि सबसे पहले उसकी जो कंट्रोल है वो हेड रीजन में पहले आएगा, ठीक है, फिर ट्रंक में आएगा, फिर लिम्स में आएगा। इसी तरह प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि सबसे पहले जो कंट्रोल है बेबी का वो उसकी सेंट्रल एक्सिस में आएगा, फिर जो है वो एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो पार्ट्स है बॉडी के उसमें आएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी गई है, जैसे एक बेबी होता है तो वो अपनी आर्म्स को जो है उसकी जो मूवमेंट है पहले उसकी वो रिफाइन होती है बिफोर हैंड मूवमेंट, ठीक है। जैसे एक बेबी का आर्म है, जो उसका बाजू है, तो वो जो है उसकी मूवमेंट जो है वो रिफाइन होगी, ना कि उसके हैंड मूवमेंट की जो है वो रिफाइन हो। जैसे बच्चा पहले जो है वो अपने आर्म्स को जो है वो अच्छे से कंट्रोल करना लर्न करेगा, तभी जो है उसके बाद उसके हाथों की जो है वो बारी आएगी, फिर वो देखेगा कि उसकी हैंड मूवमेंट जो है वो किस तरह रिफाइन होगी। तो ये क्या है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है कि सेंट्रल से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो है वो उसका कंट्रोल आ रहा है। सबसे पहले वो अपने आर्म्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख रहा है, उसके बाद जो है वो उसकी हैंड की मूवमेंट जो है फिर वो उसको कंट्रोल कर पाता है। तो ये था रिफ्लेक्सिव एंड मोटर स्किल्स। इसके बाद आता है सेंसेशन। सेंसेशन जो है, सेंसेस जो है मतलब जब बेबी की बर्थ होती है उस वक्त उसमें सेंसेस जो है वो तमाम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो उस वक्त वेल डेवलप्ड नहीं होती। मीन्स क्या है कि उसके जो सेंस ऑर्गन है वो तो तमाम मौजूद होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन वो डेवलप कंप्लीटली नहीं होते। जैसे जो बेबी का जो टच सेंस होता है, ठीक है, वो जो है उस वक्त कंप्लीटली डेवलप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बर्थ के टाइम पर जो उसका कौन सा सेंस है जो कंप्लीटली डेवलप है या हाईली डेवलप्ड होता है, तो वो होता है उसका टच सेंस। और जो उसका विजन है, जो उसका देखने का सेंस है, वो उस वक्त जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। उस वक्त बेबी जो है स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पे फोकस या अटेंशन बना पाता है जो कि उसके क्लोज होती हैं, जो कि उसके बहुत करीब होंगी। जो दूर वाली ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके ऊपर उसका फोकस बनाना या उसको कंसर्न करना, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेंस उसके अंदर जो साइड सेंस है उसका वो डेवलप नहीं होता। अब ये थी फिजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हमने एस्पेक्ट्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि एक जो चाइल्ड होता है उसमें, या जो बेबी है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होती है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसकी जो थिंक करने की जो एबिलिटी है, या इसमें परसेप्शन आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, तो इनकी डेवलपमेंट भी विद द टाइम हो रही होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम आगे जाके इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वाइगोट्स्की की थ्योरी है, वो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। जैसे उसमें पियाजे बताते हैं कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, जैसे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में, सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है। ठीक है, तो अभी अगर हम इन्फेंसी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी वो जो फर्स्ट स्टेज है पियाजे की, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पियाजे की थ्योरी को स्टडी करेंगे, उसमें पूरी डिटेल थ्योरी आपको बताई जाएगी। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस स्टेज में जो बेबी है उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़े हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो बच्चा इसमें जो है स्टार्टिंग में कर रहा होता है, और इसी स्टेज में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सेस हैं ये डिसअपियर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो जो ग्रेस्पिंग होती है उसकी, या जो नॉइज को सुन के उसका डर जाना या शोर मचाना, ठीक है, रोना, तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, या निपल के मुंह में आते ही उसको सक करना स्टार्ट कर देना, तो ये इसी स्टेज में जो है वो उसके खत्म होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी रिफ्लेक्सेस है। तो पियाजे कहते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस हैं वो आपके डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में। इसके अलावा जो है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट दिया है सेंसरी मोटर स्टेज में पियाजे ने। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जो बच्चा है, ठीक है, जो इस वक्त जो न्यूनेट है या जो इन्फेंट होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस हम इसको कहते हैं कि जो चीज उसके सामने मौजूद है ना, ठीक है, जैसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने लेके आते हो, उसके आंखों के सामने लेके आते हो, तो वो ही ऑब्जेक्ट उसके लिए रियलिटी है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता कि और कुछ है भी या नहीं। इस स्टेज में ये होता है। ठीक है, पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें इन्होंने यही बताया था कि जो चीज बच्चे के सामने आप लेके आते हो वो सिर्फ उसको जो है उस वक्त पिक कर रहा होता है, या उसको सिर्फ वही रियलिटी लगती है। उसके अलावा उसके अराउंड जो चीजें हो रही है उसको उसका इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है। जैसे अगर आप जो है कोई ऑब्जेक्ट उस बच्चे के सामने लेके जाओगे और एकदम उसको वहां से हटा लो, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट उसके सामने होती है तो वो कोशिश करता है कि मैं इसको ले लूं, स्माइल पास कर रहा होगा, आपके साथ खेलता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों के सामने से वो ऑब्जेक्ट हटा लेते हो, तो वो ये नहीं कहता कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, या इधर उधर नहीं देखेगा, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर अभी ये चीज डेवलप ही नहीं हुई, उसकी थिंकिंग इतनी नहीं है, क्योंकि उसका सेंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि जब वो चीज उस बच्चे के सामने होगी तो वो उसके लिए उस टाइम की रियलिटी है, और जो चीजें उससे छुपी हुई हैं, जो चीजें उसके लिए सामने नहीं है, उसके विजिबल नहीं है उसके लिए, तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज में ये बताया था कि जो बच्चा होता है इस स्टेज में जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू जो है वो चीजों को लर्न करता है। जैसे टच का सेंस, क्योंकि इस वक्त इसका बहुत ज्यादा डेवलप होता है इन्फेंसी स्टेज के अंदर, तो वो जैसे अगर कोई बच्चा है, तो अगर उसकी एक मदर है तो वो उसके अराउंड में, जैसे बच्चा जो है वो पेवमेंट पे जो है वो खेलता है, ठीक है, फर्श पे खेल रहा है, और क्या होता है एक मदर आती है, वो जो है एक गर्म पॉट जो है किसी चीज का वो रख के जाती है फर्श पर। तो अब क्या है, वो जो बच्चा है वो चाहेगा कि हाँ मैं उस पॉट को देखूं कि मदर क्या रख के गई है, तो वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसको वो टच करेगा तो उसको जो है वो गर्म फील होता है, उसके हाथ जो है वो बर्न होते हैं, तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। ठीक है, ये भी एक रिफ्लेक्स होता है। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स है। तो इस तरह वो अब ये लर्न कर लेगा अपने सेंसेस के थ्रू, मैंने जो है वो किसी गर्म चीज को जो है वो टच नहीं करना, या मैंने किसी पॉट को टच नहीं करना है। तो ये जो थी पियाजे की जो फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज है, उसमें इन्होंने थोड़ा बताया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इस वक्त जो इन्फेंट है उसकी किस तरह होती है। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही, तो क्योंकि जो स्टार्टिंग का पीरियड है तो इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है वो तो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट ईयर होता है। तो उस वक्त जो बच्चे हैं, ठीक है, मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं वो सिंगल वर्ड जो है वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर बैबलिंग कर रहे होते हैं। जैसे सिंगल वर्ड अगर वो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं होलोफ्रेस्टिक स्पीच, या सिंगल वर्ड स्पीच भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चे होते हैं या इन्फेंट होते हैं वो होलोफ्रेस्टिक स्पीच को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, जिसमें वो सिर्फ एक वर्ड प्रोनाउंस करना करते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है तो वो सिर्फ मम्मा कहता है, ठीक है, या सिर्फ मिल्क कहता है या सिर्फ दूध कहता है, तो जो मदर होती है या कोई भी वहां पे जो उसका केयर गिवर है वो ये बात समझ जाता है कि बच्चे को जो है वो दूध चाहिए। ठीक है, हालांकि उसने सिर्फ एक वर्ड यूज किया है, उसने सिर्फ मम्मा कहा है। अब बाकी जो है वो और कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं है, उसने सिर्फ एक वर्ड प्रोनाउंस किया है। ठीक है, उसने होलोफ्रेस्टिक स्पीच या सिंगल वर्ड स्पीच का वो यूज कर रहा है, लेकिन ये एक मम्मा का जो वर्ड है उस वक्त एक कंप्लीट सेंस देता है। उसकी इस मम्मा के पीछे एक पूरा सेंटेंस, एक पूरी बात कही हुई है जो कि हम समझ जाते हैं जब वो कहता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो टेलीग्राफिक स्पीच यूज करते हैं। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच हम कहते हैं कि फिर 2 वर्ड स्पीच को, ठीक है, टेलीग्राफिक कहा जाता है 2 वर्ड स्पीच को, जिसमें बच्चे जो है वो 2 वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे मम्मा दूध चाहिए, ठीक है, मम्मा दूध दूध, ठीक है, इस तरह से जो है हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा छोटा कजन है तो वो भी इस तरह कहता है मम्मा दूध दूध। तो इससे क्या है कि उस बंदे ने जो है वो परसीव कर लिया, ठीक है, उसकी मदर को पता चल गया कि इसको क्या चाहिए, तो उसके इस 2 वर्ड्स के पीछे एक पूरा सेंटेंस है। इसी तरह जब बाहर से जो है वो फादर घर में आते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो कहता है गाड़ी, पापा गाड़ी, पापा गाड़ी, तो इसका भी पूरा मतलब होता है कि मुझे जो है वो गाड़ी पे लेके चले। तो ये क्या है, पूरा सेंटेंस जो है उसके पीछे कंप्लीट मीनिंग है। तो ये उस वक्त जो इन्फेंट है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या है, सोशल जो वर्ड है उसका मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या हो रहा होता है कि जो सबसे पहले, क्योंकि अभी वो इन्फेंट है, अभी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम है, तो उस वक्त उसका जो रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ होता है सिर्फ। ठीक है, उसकी मदर होगी, उसकी जो सोशल बॉन्डिंग है या जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ उस वक्त उसकी मदर के साथ होता है या जो उसके केयर गिवर्स होते हैं उसके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिलेशन जो है वो बना रहा होता है। अब इसमें जो है इसके लिए भी एक थ्योरी है जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले जो स्टेज होती है उसमें भी उन्होंने यही बताया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है अपनी इस थ्योरी में, कि अगर इस स्टेज में, ठीक है, अगर हम बच्चे को जो है वो ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट कैसे सिखाया जाता है उनको कि बच्चा अगर कोई चीज मांग रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मदर है वो उसके पास आ रही है, उसको प्यार करती है, ठीक है, अगर उसको किसी चीज की नीड है, उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती है उस स्टेज में, बच्चा मतलब रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और कोई उसके पास नहीं आ रहा, ठीक है, या उसको कोई उठाता नहीं है, तो उसकी वजह से जो है उसमें डिस्ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। अब इसमें जो है इस स्टेज में क्या है, जो इन्फेंट है वो क्या कर रहा होता है, अपने जो केयर गिवर्स हैं उसके साथ एक अटैचमेंट जो है वो बना रहा होता है, ठीक है, एक बॉन्डिंग जो है वो बिल्ड कर रहा होता है। अब इसकी एक मॉडल है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। अच्छा, अब ये जो अटैचमेंट है ये कैसे बनती है, कि अगर जो केयर गिवर उसके पास आता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेंट को तो नहीं पता होता ना इस टाइम पे कि किस तरह उसने अटैचमेंट क्या है उसके लिए, लेकिन जो पेरेंट्स है उनको तो पता है कि वो जब उनके करीब आते हैं, ठीक है, जब बेबी उनकी तरफ स्माइल पास करता है, ठीक है, जब आके उसको उठाया जाता है बच्चे को, तो वो बेबी जो है वो स्माइल पास करेगा या वो रोना चुप कर जाएगा, ठीक है, वो रोता नहीं है, फिर वो चुप हो जाता है। तो उसकी वजह से जो मतलब एक मदर की जो है उस बेबी के साथ जो है वो बॉन्डिंग, या जो फादर है या जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उनकी जो है वो एक बॉन्डिंग उनके साथ या एक अटैचमेंट जो है वो बिल्ड हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक मॉडल था अटैचमेंट थ्योरी जिसको कहा जाता है या अटैचमेंट मॉडल, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है। जॉन बॉल्बी ने जो है ये मॉडल दिया था, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो उसमें इन्होंने स्टेजेस बताई थी अटैचमेंट की। इन्होंने कहा था कि टोटल जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं अटैचमेंट की। सबसे पहली जो स्टेज है उसको इन्होंने नाम दिया था प्री अटैचमेंट का, जो कि बर्थ से लेकर 6 वीक्स तक होती है। प्री अटैचमेंट में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक पर्टिकुलर अटैचमेंट जो है वो शो नहीं करते एक स्पेसिफिक केयर गिवर की तरफ।
ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो 6 वीक्स होते हैं उसमें बच्चा जो है वो किसी के साथ अटैच नहीं होता है। एक पर्टिकुलर जो अटैचमेंट है कि जैसे मदर आएंगी तो मदर उठाएंगी तो उनके पास जाना है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बच्चे स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जा रहे होते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब बच्चे जो है वो स्ट्रेंजर्स के पास भी चले जाते हैं। तो ये क्या है, उसमें अटैचमेंट जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज दी थी, इन्होंने उसका नाम था प्री अटैचमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो चाइल्ड है या जो बेबी होता है उस वक्त उसकी जो एक स्पेसिफिक केयर गिवर है उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती है। उस टाइम उसके लिए सारे लोग जो है वो न्यूट्रल होते हैं उस बेबी के लिए। फिर दूसरी स्टेज थी इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट स्टेज क्या है, जो कि 6 वीक से 7 मंथ तक होती है। इसमें जो इन्फेंट है वो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी केयर गिवर को जो है वो प्रेफर करना या उसको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। मीन्स इसमें क्या होगा कि वो एक अटैचमेंट शो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ मदर के पास जा रहा है, किसी और के पास नहीं जाता। ठीक है। सेकेंडरी केयर गिवर्स कौन होंगे, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, ठीक है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं सेकेंडरी केयर गिवर्स। और प्राइमरी जो है वो उनके कौन होंगे, जो उनके फादर मदर हैं, जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जो उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो इनडिस्क्रिमिनेट, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट टर्म से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे होते। ठीक है। जो जिस किसी के साथ भी यहाँ पे वो जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है। वो प्राइमरी केयर गिवर हो या वो सेकेंडरी केयर गिवर हो, तो यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो सबके साथ होती है। फिर आती है थर्ड स्टेज, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट स्टेज, जो कि 7+ मंथ होती है। 7 से लेके 10 मंथ तक जो है वो डिस्क्रिमिनेट स्टेज कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि इन्फेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करता है टुवर्ड अ पर्टिकुलर केयर गिवर और टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक केयर गिवर। जैसे उसकी मदर हो सकती है या फादर या सिबलिंग्स। ठीक है। जैसे इस स्टेज में क्या होता है कि जो इन्फेंट है यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब अगर कोई बाहर से आपके कोई कजन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और वो किसी बेबी को उठाते हैं, ठीक है, कोई बेबी है तो उसको अगर वो उठाएंगे या इन्फेंट को लेने की कोशिश करते तो उनके पास वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे वो क्या है, अब उसने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के पास जाता है या अपने फादर के पास या उसके जो सिबलिंग्स है उनके पास जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अब वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो अटैचमेंट है वो कुछ लोगों तक जो है वो महदूद होती है। इसके बाद फिर 10 मंथ से वो उसकी जो अटैचमेंट है फिर मल्टीपल हो जाती है। ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, अब वो हर किसी के पास जो है उसके हर किसी के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। जैसे उसके दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, बाकी जो उसके रिलेटिव्स हो गए या फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके पास भी जो है वो अब जाना शुरू कर देता है या उनके साथ भी ये अटैच होना अब स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो 4 स्टेजेस थी अटैचमेंट की, कि जिससे जो बेबी है वो अपने केयर गिवर्स के साथ अटैचमेंट बिल्ड करता है। इसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो भी हम जब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ेंगे फ्राइड की, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म होता है। इन्फेंसी या टॉडलरहुड की जो स्टेज है यहाँ पे एंड होती है। कल इंशाल्लाह हम अर्ली चाइल्डहुड जो थर्ड स्टेज है डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।